Question number 3, next question. Express as a single fraction in its simplest form. इसे करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा. एलसीएम आएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6 का. यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स y प्लस 6 माइनस 5 टाइम्स y माइनस 1. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y प्लस 18 माइनस 5y प्लस 5 और y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6. फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस 2y प्लस 23 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6. बस ये इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम 23 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6 करके शो कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में हम सबसे पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो भी फैक्टर्स कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 12 माइनस 24 आ गया. मिडिल टर्म अगर इसकी ब्रेक करेंगे तो माइनस 8b प्लस 3v माइनस 12. इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी और डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर. अच्छा, फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में से पहली दो में से 2 और v कॉमन है. v माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, v माइनस 4. डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स बन गए, v माइनस 4 इंटू v प्लस 4. नेक्स्ट स्टेप में हमने v माइनस 4 न्यूमरेटर से कॉमन निकाला, 2v प्लस 3 बाकी बचा, v माइनस 4 इंटू v प्लस 4. पहला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बची वो 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 4 है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व और शो योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इज इक्वल टू 11x. 11x को यहाँ मूव कर लेते हैं, माइनस 11x प्लस 9. अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अच्छा, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ. b का मतलब माइनस 11 का स्क्वायर, a का मतलब 3, c का मतलब 9, 2 इंटू 3. तो ये हो गया x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 माइनस 12 9 108 डिवाइडेड बाय 6. 11 प्लस माइनस ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6. 13 का स्क्वायर रूट आएगा 60, यानी 6 कर देंगे. अब आपके पास एक बनेगा 11 प्लस 3.6 अपॉन 6 और दूसरा बनेगा 11 माइनस 3.6 अपॉन 6. पहली फ्रैक्शन में क्या आंसर आ रहा है? 2.42 और दूसरी में क्या आंसर आ रहा है? 1.23. वो 2.43 है. चले, अब ये जो आंसर्स हैं ये दोनों ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं. तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. Anna drives 45 kilometers to work each day. One day she drives the first 25 kilometers at an average speed of 82 kilometers per hour. She takes 36 minutes to drive the remaining distance. Calculate her average speed in kilometers per hour for the whole journey. अच्छा जी, अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में उसने डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर्स का और उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 82 किलोमीटर्स पर आवर. अब इसकी मदद से
हम क्या फाइंड कर सकते हैं पहले कि इसको टाइम कितना लगा। सो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 25 का और स्पीड है 82 की। अच्छा, अब बताएं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। 0.304, तो वो 0.3 कर देते हैं आवर्स। ये आवर्स में है ना, अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आंसर आ रहा है 18 मिनट्स। ये टाइम उसको लगेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में। सेकेंडली, हमें सेकंड के बारे में पता है कि उसको बाकी का डिस्टेंस कवर करने में 36 मिनट्स लगे। ठीक है, 36 मिनट्स को हम चाहें तो आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि आंसर हमें उसी में देना है। तो 36 डिवाइडेड बाय 60, 0.6 आवर्स का टाइम उसको लगा और बाकी का जो डिस्टेंस है वो जाहिर है 20 किलोमीटर्स का होगा, लेकिन वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पर, जो कि ओवरऑल जर्नी की है। उसके लिए हमने दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया और हमने दोनों टाइम्स को ऐड कर दिया, 0.3 और 0.6, तो 45 डिवाइडेड बाय 0.9, तो 50 किलोमीटर्स पर आवर ये उसकी पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एना's जर्नी होम इज 47 किलोमीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर। One day on her journey home takes 65 minutes, correct to the nearest 5 minutes. Calculate the upper bound of her average speed in kilometers for the journey home. देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एना का जो डिस्टेंस है ना वो 47 किलोमीटर्स है और ये करेक्ट टू नियरेस्ट किलोमीटर्स है। अगर हम इसका लोअर बाउंड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 46.5, और अगर हम इसका अपर बाउंड निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 47.5। फिर उसके बाद है टाइम, टाइम उसको लगा 65 मिनट्स और ये है करेक्ट टू नियरेस्ट 5 मिनट्स। अगर हम टाइम का लोअर बाउंड निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 62.5 मिनट्स और अपर बाउंड कितना आएगा 67.5 मिनट्स। अब मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, पहले इन्होंने कहा था नियरेस्ट किलोमीटर, तो हमने क्या किया, हमने 1 किलोमीटर को हाफ किया, 0.5 आ गया, 0.5 सब्ट्रैक्ट करके लोअर बाउंड मिला, 0.5 ऐड करके अपर बाउंड मिला। टाइम में इन्होंने क्या कहा 5 मिनट्स, हमने 5 को क्या किया, हाफ किया, कितना बना 2.5 सब्ट्रैक्ट करके लोअर बाउंड मिला 62.5 और ऐड करके अपर बाउंड मिला। यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड की हम अपर बाउंड निकालना चाहते हैं। एवरेज स्पीड एक फ्रैक्शन के इक्वल होती है, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको एवरेज स्पीड का ज्यादा यानी मैक्सिमम आंसर लाना है तो आप डिस्टेंस को क्या रखेंगे, आप डिस्टेंस को रखेंगे मैक्सिमम और आप टाइम को क्या रखेंगे मिनिमम, ताकि डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो और उससे ये डिवाइड हो। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जी बिल्कुल 60 से, ताकि ये आवर्स में आ जाए। और अब आप इसको कैलकुलेट करके बता दें। वैसे तो ये इस तरह बन जाएगा कि 47.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 62.5। अब बता दें क्या आंसर आ रहा है। जी, तो इसका आंसर आ रहा है 45.6 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड का अपर बाउंड है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट एना अराइव्स एट वर्क ऑन टाइम और अर्ली ऑन एनी गिवन डे इज 5/8। ये बताएं लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
3/8. Calculate the probability that she is late on both Monday and Tuesday. Give your answer as a fraction. यानी probability को fraction में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मंडे को वो लेट आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8. ट्यूसडे को लेट आएगी, वो भी 3/8. और दरमियान में क्या लगा हुआ है? एंड का मतलब क्या होता है? आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन वो लेट होनी चाहिए। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/64, जिससे आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।